क्षणश कणश्च सेव विद्यामर्थ च साधयेत क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर हम एक एक क्षण नष्ट करेंगे तो हमें विद्या प्राप्त नहीं होगी, और जो व्यक्ति अपना एक एक कण नष्ट करेगा उसे धन नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हर एक क्षण का महत्व समझें और उस क्षण को हम हमारे अध्ययन में, हमारे कर्तव्य पथ पर लगाएं। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। हम हमारे जीवन में भी और व्यवहार में भी इसको उतारते हैं। हमने देखा होगा कि जब विवाह संस्कार किए जाते हैं तो हम गोत्र में नहीं करते अपने में, और जाति से बाहर नहीं करते, क्योंकि हमारे पूर्वजों को जेनेटिक्स का ज्ञान था। उन्हें पता था कि डीएनए, गुणसूत्र, ये अगर हम समान गोत्र में विवाह करेंगे तो आनुवंशिकी रोग पैदा होंगे, बीमारियां होंगी। और ज़्यादातर लंदन में एक रिसर्च हुई, उसमें ये देखा गया कि जो समान गोत्र में या अपने पारिवारिक जो रिलेशन में अगर विवाह होता है तो उनमें आनुवंशिक रोगों की संभावना बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे कल्चर में इन आनुवंशिक रोगों से कैसे इसको कम किया जाए, ये जानकारी रही होगी। तो उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए जिनका हम आज अनुसरण करते हैं, और नए जो जीन हैं, नए जो आनुवंशिकी इकाइयां हैं, नए जीव बने, इसके लिए भी एक मार्ग खुला रखा कि आप अंतर जातीय विवाह करें लेकिन अपने सगोत्री विवाह नहीं करें। तो ये एक चर्चा है जो चलती रहेगी। आज हम बात करेंगे आनुवंशिकी से संबंधित, जेनेटिक्स से संबंधित। अग्निवीर जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए हम एक बहुत शॉर्ट में, या हम कहें इम्पोर्टेंट प्रश्नों के रूप में इसको लेके आए हैं। ज़्यादा डीपली नहीं है। आप हमेशा इसको इसी रूप में देखें कि आप अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएं। तो जेनेटिक्स, आनुवंशिकी किस संबंध में उपयोगी है, किसने इस पर कार्य किया, इसके वाहक कौन होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आनुवंशिकी। आनुवंशिकी जो है विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत, आनुवंशिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिक गुणों का अध्ययन करते हैं। वे लक्षण, कुछ लक्षण ऐसे हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। और विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं वो शाखा कहलाती है जेनेटिक्स। क्या कहलाती भाई? जेनेटिक्स कहलाती है। आनुवंशिकी के बारे में सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, आनुवंशिकी का जनक, इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। पेशे से एक पादरी थे एक चर्च में, लेकिन जिसका जहां मन लगा होता है वो अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करता है। तो इन्होंने अपना जहां मन लगा हुआ था वहां लक्ष्य जरूर प्राप्त किया। जिस समय हम अंग्रेजों से अपना भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे, उस समय में ये यूरोप के अंदर अपनी खोजें कर रहे थे, और इनके जीवित रहते हुए उन खोजों को बहुत महत्व नहीं मिला। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हीं के प्रयोगों को पुनः खोजा, मेंडलवाद की पुनः खोज की। ह्यूगो डी व्रिज ने की, इरिक वैन शर्मेक ने की। देखते हैं दोस्तों, इन्होंने जो प्रयोग किए वो अपने मटर के पौधे पे किए। मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पाइसम सेटाइवम है। कम जगह में मटर के पौधे प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वपरागण होता है, परपरागण आसानी से किया जा सकता है। शाख होता है, छोटा पौधा होता है। तो इस कारण इसने मेंडल के मटर के पौधे का ही चयन किया। मेंडल ने पहले एक जोड़ी, फिर दो जोड़े विपर्यासी गुण लिए, जिन्हें हम विपर्यासी लक्षण कहते हैं। विपर्यासी लक्षण, कुल 34 विपर्यासी लक्षण मटर में होते हैं, जिनमें से मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। विपर्यासी का मतलब कुछ पौधे लंबे होते हैं, कुछ बौने होते हैं, कुछ में गोल बीज होते हैं, कुछ में झुरीदार होते हैं। ऐसे 7 विपर्यासी लक्षणों को लेते हुए उसने अध्ययन किया मटर के पौधों पे। तो जब उसने एक विपर्यासी लक्षण के साथ प्रयोग किया तो उस प्रयोग को नाम दिया गया एक संकर संकरण।
एक संकर संकरण। जब उसने दो लक्षण एक साथ लिए तब उस प्रयोग को नाम दिया गया द्विसंकर संकरण। तो इस प्रकार मेंडल ने जो प्रयोग किए वो एक संकर और द्विसंकर संकरण के नाम से जाने जाते हैं। जब इसने एक संकर संकरण किया तब उसने एक लंबा और एक बोना पौधा के मध्य क्रॉस कराया। जो लंबा पौधा है उसे कैपिटल टीटी और जो बोना पौधा है उसे स्मॉल टीटी के नाम से। तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त हुई, F1 पीढ़ी, उसमें सभी पौधे जो थे वो लंबे प्राप्त हुए। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम एक संकर संकरण प्रयोग की बात कर रहे हैं। यहाँ जो पहला F1 पीढ़ी यानी फर्टिलाइज्ड फर्स्ट और F2, तो F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे थे वो लंबे हुए, बोने पौधे जो है वो गायब हो गए। बोने पौधे के जो लक्षण है वो प्रभावी नहीं होने के कारण, अप्रभावी गुण होने के कारण वो F1 पीढ़ी में वो लक्षण प्रकट नहीं हुए। आगे देखते हैं। F2 पीढ़ी जो है उसके अंदर, F2 पीढ़ी के अंदर हमें दो तरह से इसका हम अध्ययन करते हैं। पहला, हम कौन सा प्रयोग देख रहे हैं? हम प्रयोग देख रहे हैं एक संकर संकरण। एक संकर संकरण, इसकी F1 पीढ़ी को हम देख चुके हैं जिसमें सभी पौधे क्या थे? लंबे थे। और किस प्रकार के लंबे थे? ये सब लंबे थे संकर। अब जब F2 पीढ़ी आई तो F2 पीढ़ी में दो चीजें आपको ध्यान रखना है, दो पारिभाषिक शब्दावली है। एक है जीनोटाइप और एक है फिनोटाइप। जीनोटाइप और फिनोटाइप, हिंदी में इसको कहते हैं लक्षण प्ररूप और इसको हिंदी में कहते हैं जीन प्ररूप। होता क्या है दोस्तों? होता यह है, अगर हम किसी बिल्डिंग के सामने खड़े हों, मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, बिल्डिंग के सामने खड़े हों, ऊपर से हम देख पाते हैं तो हमें एक मंजिल का आइडिया हो जाता है कि इसमें 3 मंजिलें 6 मंजिलें रही होगी, यानी हम उसको बाह्य प्रतीति उसकी कर रहे हैं। किसी भी जीव की जो बाह्य प्रतीति है वो उसका कहलाता है फिनोटाइप। लेकिन हम बाहर से अनुमान नहीं लगा पाते कि यहाँ पे 8-22 कमरे होंगे, 8 होंगे, 15 होंगे। वो हमें जब अंदर जाएंगे तो पता लगेगा और उनका साइज क्या रहा होगा। तो किसी भी जीव की जो आंतरिक प्रतीति है वो कहलाता उसका जीनोटाइप, यानी अंदर से कैसा होगा, शुद्ध होगा, संकर होगा, ये उसका जीनोटाइप है। तो जो F2 पीढ़ी है, उस F2 पीढ़ी के अंदर जो बाह्य लक्षणों के आधार पे फिनोटाइप था वो था 3:1 और जो जीनोटाइप था वो था 1:2:1। ये सारी बात हम किसकी कर रहे हैं? एक संकर संकरण की कर रहे हैं। एक संकर संकरण। जब मेंडल ने कौन से पौधे लिए? लंबे और बोने पौधों के मध्य क्रॉस कराया तो अनुपात प्राप्त हुआ 3:1। ये था फिनोटाइप, यानी 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बोना। अगर हम उनके जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप का जो अनुपात था वो था 1:2:1, यानी 1 पौधा शुद्ध लंबा, 1 पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधे संकर लंबे और 1 पौधा शुद्ध बोना। अब जो बोनेपन का जो गुण पहली पीढ़ी के अंदर गायब हो गया था वो यहां वापस प्रकट हो जाता है, यानी वो लक्षण था तो सही लेकिन वो छिपा हुआ था जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ। इन प्रयोगों से मेंडल ने नियम दिए। पहला प्रयोग उसका था एक संकर संकरण। एक संकर संकरण जिसमें उसने कितने विपर्यासी लक्षण लिए? तो एक ही विपर्यासी लक्षण, एक ही विपरीत लक्षण उसने लिया। जब एक ही विपर्यासी लक्षण लिया तो पहली पीढ़ी, वापस रिपीट करते हैं, पहली पीढ़ी में सभी पौधे कैसे मिले? लंबे। और F2 पीढ़ी के अंदर जो फिनोटाइप है, बाहरी अनुपात, वो मिला 3:1,
यानी 3 पौधे कैसे थे? लंबे, और एक पौधा कैसा था? बौना। जब इनका जीन प्ररूप देखें, शुद्ध थे, संकर थे, तो एक पौधा शुद्ध लंबा, 2 पौधे संकर लंबे, एक पौधा शुद्ध बौना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में ये जीनोटाइप फिनोटाइप पूछते हैं, तो आपको ये कंठस्थ ही होना चाहिए बिल्कुल, है ना। वापस देखते हैं, F2PD पौधे का फिनोटाइप अनुपात 3:1, जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 प्राप्त हुआ। फिर आगे बात करें, यहां तो उसने पहला जो लिया, प्रयोग किया, उसमें एक ही विपर्यासी लक्षण लिया। दूसरे प्रयोग में, जिसे हम क्या बोलते हैं? द्विसंकर संकरण। क्या बोलते हैं? द्विसंकर संकरण। इस द्विसंकर संकरण के अंदर उसने 2 विपर्यासी लक्षण लिए अब की बार, यानी कुल 34 विपर्यासी लक्षणों में से 7वें उसने प्रयोग किए थे। तो जब 2-2 विपर्यासी लक्षण एक साथ लेकर उसने प्रयोग किए तो क्या रिजल्ट आते हैं? इसने गोल और पीले बीज वाले, हरे और झुर्रीदार बीज वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराया। एक विपर्यासी लक्षण तो था गोल और झुर्रीदार, एक विपर्यासी लक्षण था पीला और हरा, याद रह जाएगा। इनमें क्रॉस कराया तो गोल और पीला प्रभावी लक्षण है, ये F1PD में प्रकट हुआ। F1PD में क्या आया? गोल और पीला, गोल और पीला, क्योंकि पीले और हरे में से, पीले और हरे में से पीला प्रभावी था, तो F1PD में पीला आ गया। झुर्रीदार और गोल, झुर्रीदार और गोल में से गोल प्रभावी था, तो F1PD में गोल आ गया। आगे देखते हैं, जब ये तो बात कर रहे हैं हम F1PD की, जब इसकी F2PD आई तो उसमें फिनोटाइप, जिसके हम बात कर रहे हैं, फिनोटाइप बाह्य प्रतीति, उसके जो लक्षण थे वो 9:3:3:3:1, 9:3:3:1, यानी गोल और पीले, गोल और पीले तो बने 9, गोल और हरे बने 3, झुर्रीदार और पीले बने 3, झुर्रीदार और हरा पौधा प्रकट हुआ 1। इस प्रकार ये क्या प्राप्त हुआ भाई? ये फिनोटाइप प्राप्त हुआ। अगर हम बात करें इसके जीनोटाइप की, तो ये जीनोटाइप यहां आ गया 12:12:42:12:1 ना, 12:12:42:12:1 याद रखना है आपको सीधा, 1:2:1:4:2:1:1:2:1:1 तरह से कुल 16 पौधे है ना, 16 पौधों को अनुपात में बांटना है। इधर भी 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16, आपको ये याद करना। वापस रिपीट करते पर देखते हैं, F द्विसंकरी क्रॉस क्या था? गोल और पीला लिया, इधर इधर झुर्रीदार और हरा लिया। इनमें गोल और पीला जो प्रभावित था, विपर्यासी लक्षण झुर्रीदार हरा गोल पीला के मध्य क्रॉस कराया। F1PD का जो फिनोटाइप है, ये F1 का तो सभी लंबे प्राप्त हुए, F2PD में फिनोटाइप 9:3:1 प्राप्त हुआ और जीनोटाइप 1:2:1 प्राप्त हुआ। भाई ये दूसरी F2PD की बात है। ये दोनों प्रकार के प्रयोगों पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी कुछ नियम दिए, जो मेंडल के एक संकर और द्विसंकर प्रयोग पर आधारित थे। ये देखते हैं, पहला और दूसरा नियम एक संकर क्रॉस के आधार पर था और तीसरा नियम द्विसंकर क्रॉस के आधार पर उसने दिया। मेंडल ने कुल कितने नियम दिए? तो 3 नियम दिए। देखते हैं नियम मेंडल के, बिल्कुल इजी है। नंबर 1, प्रभावितता का नियम। प्रभावितता का नियम, जब हमने बात की, एक पौधा क्या था? लंबा, दूसरा पौधा क्या था? बौना। जब इनके मध्य क्रॉस हुआ तो पहली पीढ़ी में क्या प्रकट हुआ? लंबा। ये लंबापन ही क्यों आया, बौनापन क्यों नहीं आया? क्योंकि लंबापन जो है वो कैसा लक्षण है? प्रभावी। बौनापन कैसा लक्षण है? अप्रभावी। यही नियम क्या कहलाता है? प्रभाविकता का नियम के नाम से जाना जाता है। जब 2 विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाए तो उन दोनों के अंदर जो प्रभावी लक्षण है वो F1PD में
प्रकट होता है। यही प्रभाविकता का नियम है। देखते हैं प्रभाविकता का नियम। विप्रियासी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं पहली पीढ़ी में। और ये कौन से नियम पर आधारित था? तो ये कौन सा प्रयोग था? एक संकर संकरण प्रयोग से ये तथ्य निकला। कौन सा नियम? प्रभाविकता का नियम। दूसरा नियम देखते हैं, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम कहता है कि जब दो कारक युग्म बनाते हैं तो दोनों एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। एक ही कारक किसी युग्म में पृथकता है, इस तरह युग्मकों की शुद्धता भी बनी रहती है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। जब हम F2 पीढ़ी में पहुंचेंगे तो बोनापन वापस हमें दिखाई दे जाएगा। और वो बोना कैसा प्राप्त होगा? हमें शुद्ध बोना प्राप्त होगा, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। आगे चलेंगे इसी प्रयोग में तो लंबा, शुद्ध लंबा, संकर लंबा और शुद्ध बोना, यहां स्पष्ट दो शुद्ध बोना, यहां ये सब अलग अलग हो गए, पृथक हो गए, पृथक हो गए। शुद्ध लंबा अलग आ गया, संकर लंबा अलग हो गया और शुद्ध बोना अलग हो गया। यानी युग्मकों की जो शुद्धता है वो बनी रही। यही पृथक्करण का नियम है। अगला, और ये भी कौन से प्रयोग पर आधारित था? ये भी एक संकर संकरण के प्रयोग पर आधारित था। एक संकर संकरण का नियम ही पृथक्करण के नियम के नाम से जाना जाता। ये प्रयोग से ही पृथक्करण का नियम निकला है। अगला तीसरा नियम, पहला नियम प्रभाविकता का नियम, दूसरा नियम पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षण लें तो उन दोनों के लक्षणों का जो पृथक्करण है वो स्वतंत्र रूप से होता है। एक लक्षण की वंशागति दूसरे को प्रभावित नहीं करती। ये किस प्रयोग पर आधारित है? ये द्विसंकर संकरण पर आधारित है। अभी हमने एक अनुपात देखा था, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1। 9 गोल और पीले, 3 गोल और हरे, 3 पीले और झुर्रीदार, 1 हरे और झुर्रीदार। इनके आपस में लक्षण जो थे उनका जो स्वतंत्र अपव्यूहन हुआ, वितरण जो है वो स्वतंत्र रूप से हुआ। एक विपर्यासी लक्षण ने दूसरे विपर्यासी लक्षण के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं किया, वंशागति स्वतंत्र रूप से हुई। ये कौन से प्रयोग पर आधारित है? ये द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। आगे जेनेटिक्स लाइन रहेगी क्या नीचे? वाटसन ने 1905 में जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था। जॉनसन ने जैसे जीन, याद रखना, जॉनसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया। यहां दो शब्दावली हम पहले देख चुके हैं, फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप जो है वो लक्षण प्रत्येक रूप से दिखाई देते हैं, उसे फिनोटाइप कहते हैं। जीवधारी के आनुवांशिक संगठन जिसे जीनोटाइप कहते हैं। युग्म विकल्पी क्या होते हैं? जैसे हमने बात की टी और टी, ये दो एक साथ चल रहे, इसे हम युग्म विकल्पी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एलिल। क्या कहते हैं भाई? एलिल कहते हैं। आगे हम बात करेंगे सहलग्नता। सहलग्नता, एक ही गुणसूत्र पर यदि जीन स्थित है तो वो साथ साथ वंशागत होने लग जाते हैं, साथ साथ वंशागत होने लग जाते हैं। इसके बारे में वैज्ञानिक मॉर्गन ने बताया था। मॉर्गन ने जो अपने प्रयोग है वो ड्रोसोफिला मक्खी पर किए थे, इवनिंग प्रिमरोज पादप पे। या दो वैज्ञानिकों के नाम आपको आते हैं, एक ह्यूगो डिब्रिज और एक मॉर्गन। लेकिन सहलग्नता लिंकेज के बारे में किसने बताया? तो मॉर्गन ने बताया। यहां कुछ है, वर्णांधता, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपरट्राइकोसिस। तो एक तो आपको ध्यान रखना है वर्णांधता, ये अग्निवीर के लेवल पे बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। अनुवांशिक रोग है जिसमें रोगी हरे और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता, हरे और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता। एक है हीमोफीलिया जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्रिटेन की महारानी में देखने को मिला था, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे शाही रोग कहते हैं। कौन सा रोग कहते हैं? शाही रोग कहते हैं। रक्त का थक्का नहीं जमता, हीमोफीलिया। आगे देखते हैं, मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है।
23 माता से और 23 पिता से आते हैं, तो टोटल गुणसूत्र बनते हैं 46। मटर में ये 14, एस्केरिस में 2 सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या होती है। एस्केरिस में सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं एस्केरिस में। प्याज में 16, चिंपैंजी में 48, गेहूं में 42 और मेंढक में 26 गुणसूत्रों की संख्या होती है। आपको 2 तो कंठस्थ रखनी है, मनुष्य और मटर, और एस्केरिस में सबसे कम गुणसूत्र होते हैं, इसलिए आपको याद रखना। सबसे ज्यादा ओलाकेन था, 1600 गुणसूत्र से अधिक होते हैं गुणसूत्र। इसका नाम वोल्डेयर ने दिया, वोल्डेयर ने 1888 में किया। गुणसूत्र में जो आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है उसे जीनोम कहते हैं। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य में कोशिकाओं में होते हैं तो उसे प्लाज्मा जीन के नाम से जाना जाता है। एक गुणसूत्रों में जो जीन की आधुनिक विचारधारा है वो बेंजर ने दी। एग्जाम का प्रश्न है ये, बेंजर, ठीक है, याद रह जाएगा बेंजर। जो गुणसूत्र में जो जीन है, अगर हम बात करें गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र में कुछ खंड होते हैं जिसे डीएनए कहते हैं, जिसमें क्या स्थित होते हैं, जीन। जीन की 3 इकाइयां आपको याद रखनी है, आजकल पूछने लग गए बहुत ज्यादा। सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकॉन। सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकॉन। जीन की जो संरचनात्मक इकाई है वो सिस्ट्रॉन के नाम से जानी जाती है। संरचनात्मक इकाई, जीन की संरचनात्मक इकाई सिस्ट्रॉन के नाम से जानी जाती है। जीन की उत्परिवर्तन इकाई जो है वो म्यूटॉन के नाम से जानी जाती है, और जीन की जो संयोजन इकाई है वो रेकॉन के नाम से जानी जाती है। तीनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। कितने प्रश्न हुए यहाँ, 3 प्रश्न हुए। जीन की संरचनात्मक इकाई कौन सी है, सिस्ट्रॉन। जीन की उत्परिवर्तन इकाई कौन सी है, म्यूटॉन। जीन की पुनर्योगज या संयोजक इकाई कौन सी है, पुनर्योगज, ये शब्द आया है एग्जाम में, पुनर्योगज इकाई कौन सी है, तो रेकॉन। ये आपको ध्यान रखना है। मानव में आवश्यक एमिनो एसिड 20 होते हैं जिनसे प्रोटीन बनते हैं। आगे देखते हैं, आगे बहुत अच्छा ये प्रश्न है, गुणसूत्र से प्रश्न है, एग्जाम में पूछते हैं। गुणसूत्र की संरचना थोड़ा सा देख लेते हैं, हालांकि ज्यादा डीप नहीं जाएंगे पर कोशिश करेंगे। ये एक गुणसूत्र की संरचना है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। अगर हम बात करें 23 शुक्राणु में और 23 अंडाणु में, और जब संलयन होता है तो गुणसूत्र वापस कितने हो जाते हैं, 46। यहाँ गुणसूत्र के अंदर एक गुणसूत्री बिंदु है, क्या है, गुणसूत्री बिंदु है, गुणसूत्री बिंदु है। ज्यादातर सामान्यतः जो गुणसूत्र होते हैं उसमें एक ही गुणसूत्री बिंदु देखने को मिलता है। यहाँ ये गुणसूत्री बिंदु है, और इस गुणसूत्री बिंदु को 2 भागों में, है ना, जिसे हम गुणसूत्री बिंदु को हम यहाँ जो कहते हैं वो कहते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। यहाँ हर गुणसूत्र के अंदर संरचनात्मक आपको इकाई देखने को मिल रही है जिसे हम कहते हैं क्रोमोमियर। क्रोमा मतलब रंग, क्रोमोमियर। गुणसूत्र के ऊपरी जो आवरण दिख रहा है इस आवरण को कहते हैं पेलिकल। क्या कहते हैं भाई, पेलिकल। गुणसूत्र के अंदर अगर 2 से ज्यादा गुणसूत्री बिंदु होते हैं तब उसे प्राथमिक, पहले वाले को, और दूसरे वाले को कहते हैं द्वितीयक संकीर्णन, द्वितीयक संकीर्णन। इस तरह के 5 गुणसूत्र 23 में से पाए जाते हैं, जिनमें कितने होते हैं, 2 गुणसूत्रीय बिंदु होते हैं, 2 गुणसूत्रीय बिंदु होते हैं। बहुत आसान करके और इसको समझने की कोशिश करते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 23 जोड़ी। कितनी, 23 जोड़ी। 23 जोड़ी में से 18 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिसमें 2 गुणसूत्री बिंदु पाए जाते हैं, ऐसी संख्या 5 है। और एक गुणसूत्री बिंदु मिलने वाले गुणसूत्र कितने हैं, 18। जो बीच में सेंटर है इसको कहते हैं हम, यहां नाम जो दिया हुआ है वो है सेंट्रोमियर। क्या नाम दिया हुआ है, सेंट्रोमियर। ये जो 2 टुकड़े हैं इन्हें कहते हैं क्रोमोमियर। क्या कहते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र। एक गुणसूत्र कितने में बटा है, 2 अर्ध गुणसूत्र में। किससे जुड़ा है, सेंट्रोमियर से जुड़ा है। अगर 2 सेंट्रोमियर है तो पहले वाले को कहेंगे प्राथमिक संकीर्णन और बाद वाले को कहेंगे द्वितीयक संकीर्णन।
ये जो हिस्सा है द्वितीयक संकीर्णन के आगे का, इसे कहेंगे सैटेलाइट। क्या कहेंगे? सैटेलाइट। आगे देखते हैं अपन। पेलिकल क्या चीज है? गुणसूत्र के बाहर एक झिल्ली है जिसे पेलिकल कहते हैं। ये गुणसूत्र की झिल्ली ये क्या कहलाती है? पेलिकल कहलाती है। सारा रब कर लेते ताकि आपको समझने में चीजों को आसानी रहे। गुणसूत्र की जो बाहरी झिल्ली है वो क्या है? पेलिकल है। मैं बना देता हूं। ये जो झिल्ली दिखाई दे रही है ये बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पेलिकल। नंबर 1। फिर आगे देखते हैं अपन क्रोमोनिमेटा। ये जो धागे नुमा सूत्र दिखाई देता है उसे क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्रोमोनिमेटा को हम कह सकते हैं हिंदी में अर्ध गुणसूत्र। अर्ध गुणसूत्र। क्रोमोनिमेटा पर उभार दिख रहे हैं उन्हें हम क्रोमोमियर्स कहते हैं। ये जो दिख रहा है ये क्रोमोनिमेटा है आपको, और इस पे ये जो उभार दिख रहे हैं ये क्या है? क्रोमोमियर है। तो ये दो शब्दावली भी आपके माइंड में बैठ गई होगी। आगे देखते हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि ये संचय न्यूक्लिक अम्ल के जमाव के कारण बनते हैं, कोई ज्यादा काम का नहीं। अपन देखते हैं सेंट्रोमियर, जहां से गुणसूत्री बिंदु आपस में जुड़ते हैं। हमने चित्र में देखा था, ये बात करी थी। ये सेंट्रोमियर है, यहाँ ये सेंट्रोमियर है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है। जहां से दो अर्ध गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं वो सेंट्रोमियर कहलाता है। आगे देखते हैं अपन। अगर ये गुणसूत्र में एक से अधिक सेंट्रोमियर है तो पहले वाले को कहेंगे प्राथमिक संकीर्णन और दूसरे वाले को कहेंगे द्वितीयक संकीर्णन। आगे देखते हैं अपन सैटेलाइट। कुछ गुणसूत्रों के सिरों पर गोलाकार लंबी संरचना पाई जाती है जिसे सैटेलाइट कहते हैं। हमने जो कहा द्वितीयक संकीर्णन के आगे जो गुणसूत्र का हिस्सा बढ़ा हुआ है वो सैटेलाइट कहलाता है। मनुष्य में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र? 23 जोड़ी। उसमें से 5 गुणसूत्र ऐसे जो क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट कहलाते हैं। अनुषंगी हिंदी में इसको कहते हैं। गुणसूत्र की खोज 1888 में वॉल्डेयर ने की थी। वॉल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र पर क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए क्या है? एक आनुवंशिक पदार्थ है। दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल इसकी खोज किसने की? तो फ्रेडरिक मिशर ने। किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने। ये न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो दोस्तों देखते हैं, जो डीएनए है उसमें 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 N2 क्षार, नंबर 1 N2 क्षार, नंबर 2 फास्फोरिक समूह, फास्फोरिक समूह, और नंबर 3 शर्करा। शर्करा, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। डीएनए का जो संगठन है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। अगर नाइट्रोजनिक क्षारक और शर्करा मिल जाते हैं तो वह कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड। अगर इस न्यूक्लियोसाइड में, अगर इस न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक अम्ल जोड़ दे तो यह कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। मैं 3 चीजों से सब कुछ समझा रहा हूं। डीएनए में 3 मुख्य बातें ध्यान रखनी है, 3 घटक ध्यान रखने हैं। नंबर 1 N2 क्षार, नंबर 2 फास्फोरिक अम्ल, नंबर 3 शर्करा। यदि शर्करा और नाइट्रोजनिक क्षारक जुड़ते हैं तो वह कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या है? साइड है ये। अगर इस न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट समूह भी जुड़ जाते हैं, फास्फेट समूह है ना, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। डीएनए एक पोली न्यूक्लियोटाइड है। क्या है भाई? पोली यानी अनेक, न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला है। डीएनए एक पोली न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला है। तो डीएनए के अंदर अगर हम बात करें तो पोली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। पहला हम बात करते हैं नाइट्रोजनिक क्षारक की। नाइट्रोजनिक क्षारक जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक है प्यूरिन और दूसरा है पिरिमिडिन। नाइट्रोजनिक क्षारक 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडिन। यहां नाम दिया हुआ है प्यूरिन और पिरिमिडिन। आगे देखते हैं। प्यूरिन के अंदर होता है एडिनिन और
ग्वानिन। पिरिमिडीन में होता है थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में थाइमिन के स्थान पे पाया जाता है यूरेसिल। और इजी करके पढ़ते हैं अपन। डीएनए के 3 घटक, नंबर 1 एन2 क्षार, नंबर 2 फास्फेट समूह, और नंबर 3 शर्करा। इन दोनों को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और ये तीसरा इसमें जुड़ जाता है, एन2 क्षार और शर्करा को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब फास्फेट समूह उसमें जुड़ जाता है तो बढ़ जाता है न्यूक्लियोटाइड। अब जब हम एन2 क्षार की बात करें तो एन2 क्षार जो है वो 2 प्रकार के, एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। एक प्यूरिन और दूसरा पिरिमिडीन। प्यूरिन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक एडिनिन ए कहते हैं और दूसरा ग्वानिन के ग्वानिन से जी से व्यक्त करते हैं। पिरिमिडीन से थाइमिन से व्यक्त करते हैं, थाइमिन जिसे टी से हम व्यक्त करते हैं, सी जिसे हम साइटोसिन से व्यक्त करते हैं। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था वॉटसन व क्रिक। क्या नाम था? वॉटसन व क्रिक। इसने द्विकुंडलन या डबल हेलिक्स का मॉडल दिया और उसमें बताया कि डीएनए एक सर्पिल वलयाकार द्विकुंडलित संरचना है। और यहां पर हमेशा इस संरचना में एडिनिन जो है, याद रखना बिल्कुल, प्यूरिन का एडिनिन हमेशा थाइमिन से ही जुड़ता है। और कितने हाइड्रोजन आबंध जुड़ता है? 2 हाइड्रोजन आबंध से जुड़ता है। प्यूरिन का ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से ही जुड़ता है और 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़ता है। इस प्रकार डीएनए के अंदर ये एक सीडी नाइट्रोजनिक क्षारकों की एक सीडी बनती है जो बाहर की ओर फास्फेट समूह और शर्करा से जुड़ी होती है। अपने लेवल पे ज्यादा, अगर बहुत ज्यादा है तो आपने को ध्यान रखना है डीएनए में एक तो शर्करा कौन सी, तो डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। इंपॉर्टेंट याद करने का बता रहा हूं मैं, डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। और आरएनए में शर्करा कौन सी, तो राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा। डीएनए जो है वो द्विकुंडलित है जबकि आरएनए एक ही कुंडलन है, एक ही फीतेनुमा जिसको अपने ऊपर लिपटा हुआ है। डीएनए में जो नाइट्रोजनिक क्षारक है वो पाया जाता है थाइमिन, जबकि आरएनए में जो नाइट्रोजनिक क्षारक है वो पाया जाता है यूरेसिल। ये 3 मेन बातें अपने को ध्यान में रखनी है डीएनए और आरएनए से संबंधित। डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आपको ध्यान में रखना है। इसकी लंबाई चौड़ाई बहुत सारा है लेकिन अपने आपके लेवल के हिसाब से ही बात करेंगे। वापस नाइट्रोजनिक क्षारक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्यूरिन और पिरिमिडिन। हमेशा एडिनिन किससे जुड़ेगा? थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बंधों द्वारा। बताना देखें, अगर यहां पर ए है तो सामने क्या आएगा? टी, टी ए जी सी लिख देता हूं मैं। यहाँ टी है तो सामने क्या आएगा? ए। यहाँ टी है तो सामने क्या आएगा? ए है तो सामने क्या आएगा? टी। जी है तो सामने क्या आएगा? सी है तो सामने क्या आएगा? जी। यानी हमेशा जब थाइमिन है तो सामने क्या आएगा? एडिनिन। जब साइटोसिन है तो सामने क्या आएगा? ग्वानिन। यानी ये क्रम है डीएनए का। और इस तरह 3-3 के जो कोड बनते हैं जिसे हम आनुवांशिक त्रिक कहते हैं, आनुवांशिक कोड कहते हैं, 3-3 नाइट्रोजनिक क्षारक के। जैसे इसका हम निकाले, ये 3 बन गए, ए टी टी, अगला कोड बन गया ए जी सी। ठीक है, इस तरह मनुष्यों में अलग अलग उनकी संरचनाएं देखने को मिलती है। आगे देखते हैं हम। महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस टॉपिक के वो हम लेते हैं। आनुवंशिकी जो फादर है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ग्रेगर उनकी उपाधि थी। आनुवंशिकी के जनक मेंडल। आनुवंशिकी की इकाइयां हैं तो सबसे छोटी इकाई अपन बात करें तो जीन है। आनुवंशिकी यूनिट जीन होते हैं, गुणसूत्रों पे पाए जाते हैं। जीन है डीएनए का भाग है, याद रखना। सेल, कोशिका, शरीर, शरीर में क्या होती है? ऊतक वगैरह वो सारा है, अपन सीधा कोशिका पे आ जाते हैं।
कोशिका में क्या होते हैं? केंद्रक। केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? गुणसूत्र। गुणसूत्रों पे क्या होते हैं? डीएनए। और डीएनए का एक भाग क्या होते हैं? जीन। जीन की 3 इकाइयां पढ़ी थी अपन ने, सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रेकॉन। सबसे पहले प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया? तो हरगोविंद खुराना ने किया। हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले संश्लेषण किया, इंपॉर्टेंट है। वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दी? तो बीडल और टेटम ने, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जीन का सर्वप्रथम नाम किसने दिया? तो जॉनसन ने। जैसे जीन जैसे जॉनसन, याद रह जाएगा। प्रयोगशाला में ये प्रश्न रिपीट हो गया, डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने, याद रखना। तो फिर फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया है? फ्रेडरिक मिशर ने क्या किया है? मिशर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की है, न्यूक्लिक एसिड की खोज की है। माता पिता के गुण उनकी संतानों के किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या 23 होती है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है? एक्स वाई। एक्स वाई अगर संतान होगी तो नर होगा, एक्स एक्स अगर होगी तो मादा होगी। ठीक है, 22 जोड़ी ऑटोसोम। 23वां जो जोड़ा है वो लैंगिक गुणसूत्र के नाम से जानते हैं, लैंगिक गुणसूत्र। मनुष्य में, नर में 23वां जोड़ा एक्स वाई, मादा में 23वां जोड़ा एक्स एक्स। एक सामान्य शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। ऑटोसोम की संख्या कितनी? 22 जोड़ी यानी 44। लैंगिक गुणसूत्र, सेक्स गुणसूत्र जिसे बोलते हैं, 23वां जोड़ा होता है। मेंडल ने किस पौधे पर अपने अनुसंधान किए? मटर पे। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइसम सेटाइवम। 14 गुणसूत्र होते हैं मटर में। कितने गुणसूत्र? 14, याद रखना। एक संकर संकरण का जीनोटाइप 1:2:1। अभी हमने आज किया, ये चारों सवाल याद रखने हैं। एक संकर संकरण का फिनोटाइप 3:1। कंफ्यूज हुए बिना याद करना है। 3 लंबे और 1 बोना। 1 लंबा, 2 संकर लंबे, 1 बोना। आगे द्विसंकर संकरण का जीनोटाइप 12:12:42:12:1, याद रह जाएगा। 12:12:42:12:1। तब तक मत छोड़ो जब तक इसकी टोटल 16 नहीं बढ़ जाए। मेंडल का एक संकर संकरण का फिनोटाइप 9:3:3:3:1। ये क्या है? ये फिनोटाइप है। कौन से प्रयोग का है? द्विसंकर का है। पहले 2 प्रश्न एक संकर प्रयोग के हैं, बाद वाले 2 प्रश्न, पहले 2 प्रश्न एक संकर प्रयोग के हैं, बाद वाले 2 प्रश्न द्विसंकर के। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनिक क्षारक होता है जो डीएनए में नहीं मिलता? यूरेसिल। अभी हमने बात की प्यूरिन, प्यूरिन में एडिनिन, एडिनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन में थाइमिन और साइटोसिन, साइटोसिन। ये तो सारा पेयर किसका है? ये पेयर है डीएनए का। ये पेयर किसका है? डीएनए का। आरएनए की बात करें तो आरएनए में एडिनिन होगा, एडिनिन होगा लेकिन थाइमिन नहीं होगा। क्या होगा? यूरेसिल। ग्वानिन होगा लेकिन साइटोसिन होगा। तो यहाँ 3 चीज सेम है यहाँ में, लेकिन यहाँ पर क्या है? थाइमिन है, यहाँ पर क्या है? यूरेसिल है। ये थाइमिन और यूरेसिल जरूर याद रखना है। थाइमिन किसमें पाया जाता है? डीएनए में। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? आरएनए में। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक अम्ल। यहीं पे काम हो जाएगा, बहुत है, पर्याप्त है आपके लिए। तो दोस्तों लगभग हमने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न भी कवर कर लिए हैं। टॉपिक की जो मिनिमम जानकारी अपने को जितना अपने लेवल के हिसाब से थी वो भी अपने ले ली है। तो अब आप इसको वापस एक बार रिवाइज करें, इन प्रश्नों को कंठस्थ करें और टेस्ट सीरीज पे आप जाएं और उसको टेस्ट देते रहें। दिशा ईराइज पे आपको और अधिक जानकारी लेनी है तो एप्लीकेशन पे आपको और अधिक डिटेल वीडियो मिल जाएंगे, तो आप इन्हें देखते रहिए। और जैसा मैंने कहा, क्षण को गंवाए हुए बिना हर क्षण का फायदा उठाएं, क्षण को नष्ट नहीं करें। और क्षण को नष्ट नहीं करेंगे तो विद्या जरूर प्राप्त होगी, ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।